आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु एवं अणु। कौन सा चैप्टर है? तीसरा। 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, आज तीसरा पढ़ेंगे। ठीक है, परमाणु और अणु। परमाणु के बारे में हम कब से जानते हैं? आज से लगभग 2500-2600 साल पहले। ठीक है, भारत में 2 दार्शनिक हुए। एक का नाम था महर्षि कणाद, एक का पकुदा कात्यायान। ठीक है, महर्षि कणाद और पकुदा कात्यायान। इन लोगों ने क्या कहा, यदि हम द्रव को विभाजित करते जाएं तो ऐसी स्थिति आ जाएगी, कैसी स्थिति? ऐसी स्थिति आ जाएगी कि द्रव को उसके बाद विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसके बाद उसको तोड़ना असंभव है। उस जो फिर हमें कण मिलेगा उस समय, उसे उन्होंने क्या कहा? परमाणु। ठीक है, इन्होंने इस अविभाज्य कण को परमाणु कहा। 2500 साल पहले ग्रीक में इन्हीं के समकक्ष, इन्हीं के साथ के थे। कौन थे? ग्रीक में दार्शनिक हुए, क्या नाम था? डेमोक्रिटस और ल्यूसियस। ठीक है, इन्होंने भी यही कहा। भारत वालों ने भी यही कहा था और ग्रीक वालों ने भी यही कहा। परमाणु की परिभाषा ये हम लोग 25 सालों से जानते थे, पर ये परिभाषा थी, इसका कोई सिद्ध अभी तक किया नहीं था, कोई इसका थ्योरी नहीं निकाला था या प्रूव करके दिखाया नहीं था। फिर क्या हुआ? अठारहवीं शताब्दी के अंत में क्या रहा है कि जब 1800 की अंत में क्या हुआ? 1800 के अंत में वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद समझा तथा स्वाभाविक रूप से पता करने के इच्छुक एक तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। ठीक है, पीछे हम लोग तत्व और यौगिक बन के आए हैं, तो पढ़ के आए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के बाद क्या होने लगा, सोचने लगे कि तत्व संयोग क्यों कर रहे हैं, क्यों ये संयोग करके यौगिक बना रहे हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है, जब ये संयोग कर रहे हैं तो होता क्या है? ठीक है, वैज्ञानिक आंतवा एल लवाइजिए, ठीक है, क्या नाम है? आंतवा एल लवाइजिए आंतवा एल लवाइजिए, ठीक है, ने रासायनिक संयोग के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिनको रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण आधार कहा जाता है। इन्होंने 2 नियम दिए थे। ठीक है, पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का, दूसरा था अनुपात संरक्षण का। ठीक है ना, कौन कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण का और अनुपात। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम ने 2 नियम दिए। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का मतलब ये है कि ना हम द्रव्यमान को बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। मतलब हम ना तो इस पेन को तो मिटा सकते हैं, इसकी संरचना बदल सकते हैं, पर इसके जो कण हैं, ठीक है, जो इसके तत्व हैं, कण हैं, हम उनको नहीं मिटा सकते, अस्तित्व से उनको नहीं मिटा सकते, वो कहीं ना कहीं रहेंगे। पेन को तो तुम इस स्केच को क्या करोगे, इसको कुचल दो मार करके, पूरा एकदम बालू जैसा या धूल जैसा कर दोगे, लेकिन वो जो धूल जैसा कर दोगे वो कण तो इसी के रहेंगे ना, तो इसका भार जो रहेगा या द्रव्यमान है उसको कभी नहीं मिटाया जा सकता। ठीक है, वैज्ञानिक कहते हैं कि बालू के एक छोटे से कण को भी हम अस्तित्व से नहीं मिटा सकते। इसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? स्थिर अनुपात का नियम ये है, अगर मैं यहाँ पे पानी पी गिलास लूँ, ठीक है,
और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखूं, और मैं अमेरिका में जाके एक गिलास पानी लूँ और वहाँ पे हाइड्रोजन और उस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखूं, वो दोनों सेम रहेंगे। या धरती पर कहीं भी, ठीक है, धरती पर कहीं भी पानी का अनुपात मैं देखूं, वहाँ से पानी लूँ, वहाँ का अनुपात देखूं, तो उनका अनुपात, उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सेम रहेगा। मतलब H2O होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और अनुपात कैसे निकालते हैं, इनका आणविक भार लिखकर। क्या होता है, ऑक्सीजन का क्रमांक होता है 8 और भार कितना होता है 16। ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 2, और एक ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा 2/16। क्या लिखते हैं 1/8। यही अनुपात होता है। H2O का अनुपात क्या होता है 1/8, जो कभी नहीं बदलता है। इसी नियम क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। पहले हेडिंग डालो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लिखो, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तब तत्वों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तब तत्वों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम न तो द्रव्यमान को बना सकते हैं और न ही मिटा सकते हैं। हम ना तो द्रव्यमान को बना सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को मिटा सकते हैं। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। ना तो हम द्रव्यमान को बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसको लिख लो। ये हो गया। अगली हेडिंग डालो, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है, किसने बताया था? लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है।
चाहे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी से भी बनाया गया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। मैं पीछे बताया हूँ आप लोगों को, 1:8 होता है। इसी प्रकार यदि कह रहा है कि मान लो 9 ग्राम जल है, कितना है, 9 ग्राम जल है, 9 ग्राम जल, 9 ग्राम जल मैं तुमको दे दूं और पूछूं कि इसमें हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, तो क्या बताओगे? हमने पढ़ा है कि H2O का अनुपात 1:8 होता है। कितना होता है? 1:8। तो यहाँ पे जब 9 ग्राम है तो इसमें 1 ग्राम क्या हो जाएगा? इससे तुलना करो, 1:8 से तुलना करो इसका 9 ग्राम का, तो यहाँ पे मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा, तभी तो दोनों मिलकर कितने बन जाएंगे? 9 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, और 8 ग्राम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अनुपात कितना हो गया? 1:8। अब मैं कहूँ अगर 18 ग्राम है तो क्या अनुपात होगा? 1:8 के हिसाब से। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे? 2:16। ठीक है, 2 ग्राम क्या है? हाइड्रोजन है और 16 ग्राम क्या होगा? ऑक्सीजन। समझाया? तो परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा ये बनेगी कि किसी भी यौगिक के किसी भी यौगिक के तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ठीक है, किसी भी यौगिक के तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं। उदाहरण के लिए 36 ग्राम जल लिख दो, क्या हो जाएगा इसका अनुपात? इसका अनुपात हो जाएगा, H2O का अनुपात होता है 1:8। 36 ग्राम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएंगे हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 4:32, ये कट जाएगा, ये कितना मिलेगा? 1:8। फिर वही अनुपात मिल गया जो यहाँ था वही था, मतलब ये अनुपात नहीं बदल रहा है। लिख लो। हो गया? पॉज करो, आराम से लिखो। मुझे तो लगातार पढ़ाना, तो मैं तो पढ़ाता रहूंगा। तो लोग के हाथ में है भाई, पॉज करो और अपना लिखो आराम से। कौन रोक रहा है तुम्हें? 1 की स्पीड में पढ़ो, 1.5 की स्पीड में पढ़ो, 2 की स्पीड में पढ़ो। इसमें डाल्टन वैज्ञानिक के बारे में बताया। देखो क्या कर रहा है। का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? जुलाहा, जो कपड़े बिनते हैं। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने शिक्षक के रूप में अपनी जीविका 12 साल में पढ़ाने लगे थे। 7 साल बाद वो स्कूल के प्रिंसिपल बन गए, मतलब 12 साल 19 साल में क्या बन गए? स्कूल के प्रिंसिपल। सन 1793 में जॉर्ज डाल्टन ने एक कॉलेज में गणितज्ञ भौतिक रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। कहाँ चले गए? मैनचेस्टर। ठीक है,
वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया, सिर्फ पढ़ाया और शोध करते रहे। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को विकसित किया। सन 1808 में डाल्टन का क्या था? परमाणु सिद्धांत। 1808 में आया परमाणु सिद्धांत। किसका आया? डाल्टन। ठीक है। जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े कि द्रव्यों को हम विभाजित करते जाएंगे तो क्या मिलेगा? परमाणु। ठीक है, जिसे ऐसा कण है वो जिसे विभाज्य नहीं किया जा सकता। तो डाल्टन ने इसी पे काम किया। उसने कहा कि सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। ठीक है, डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम, निश्चित उपाय नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। ठीक है, क्या क्या कहा था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, ऐसे परमाणु सिद्धांत था डाल्टन का। ये कह रहा है सभी द्रव्य किससे निर्मित है? परमाणुओं से। छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के क्या निर्मित है? द्रव्य। पहला क्या कह रहा है? सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित है। सभी द्रव्य किससे निर्मित है? परमाणुओं से निर्मित है। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। ये भी कह रहे हैं कि परमाणु कैसा है? अविभाज्य। जो पहले बोल गए तो वही दोहरा रहे हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। सभी द्रव्य परमाणुओं से बनते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण। कौन कर रहा है? डाल्टन भैया। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब कह रहे हैं भिन्न भिन्न तत्वों के, जैसे कोई कॉपर से मिलके बना है, कोई एल्युमिनियम से मिलके बना है, कोई तांबे से मिलके बना है। ठीक है, तो सबका अपना अपना द्रव्यमान होगा, अपना अपना क्रमांक होगा। तो अलग अलग द्रव्यमान होता है, इसलिए सबका अलग अलग भार होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं और एवं रासायनिक गुणधर्म द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। वही बात है कि जैसे हम चांदी को ले लें और सोने को ले लें, तो चांदी का द्रव्यमान अलग होगा, सोने का द्रव्यमान अलग होगा। चांदी की रासायनिक अभिक्रिया भी अलग होगी, मतलब रासायनिक स्ट्रक्चर भी अलग होगा, संरचना भी अलग होगी, और दिखने में वो सफेद होता है, सोना दिखने में पीला होता है, उसका कलर भी अलग होगा। तो मतलब अलग अलग तत्व अलग अलग द्रव्यमान रखते हैं, अलग अलग क्या रखते हैं? रासायनिक गुण रखते हैं। अच्छा, अलग अलग द्रव्यमान क्यों रखते हैं? जैसे मैं इतना ही सोना ले लूँ, जितना बड़ा ये है, इतना बड़ा सोना ले लूँ, एकदम इसी का, और इतना ही बड़ा क्या ले लूँ? चांदी ले लूँ। तो दोनों का द्रव्यमान अलग अलग क्यों? ये कैसे हो रहा है? मैं ये पूछता हूँ, ये हो कैसे रहा है? अभी हम पढ़ के आए, सभी किससे बने हैं? छोटे छोटे कणों से। और
फिर इस कक्षा में हमें क्या पता चल रहा है, परमाणु से बंटना है। ठीक है, वो परमाणु क्या है, किसी में बहुत पास पास है, किसी में थोड़े कम है, किसी में थोड़े ज्यादा है। जैसे मान लो इतना बड़ा सोना ले लो और इतना ही बड़ा बड़ा हो गया, बताओ यार, इतना ही बड़ा करने में बड़ा हो गया। ठीक है, दोनों की लंबाई x और y है, मतलब दोनों एक समान है। चांदी ले, अब मैं पूछता हूँ कौन सा भारी होगा कौन सा हल्का होगा। सोना भारी होगा, ठीक है, चांदी कैसी होगी, हल्की होगी। क्यों? क्योंकि इसके कण क्या है, इनके जो कण हैं उनकी इतने ही क्षेत्र में, ठीक है, इतने ही क्षेत्र में जो सोने के कण है, परमाणु है, वो ज्यादा है। इतने ही क्षेत्र में किसकी तुलना में, चांदी की। इतने क्षेत्र में चांदी कितने कण है, उतने ही क्षेत्र में सोने के कण क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसलिए इसका द्रव्यमान क्या होगा, भारी होगा। इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अलग होगा। इसलिए इसका रासायनिक गुणधर्म कैसा होगा, अलग होगा। ठीक है, अगला क्या बोले, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। ठीक है, एक अनुपात में रहते हैं। जैसे कोई यौगिक बनेगा तो उसके परमाणु कैसे होंगे, एक निश्चित अनुपात में होंगे, तभी वो यौगिक बनाएंगे। अगला कह रहा है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। ठीक है, दोनों इसी में लिख लेते हैं। कह रहा है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। मतलब ये है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि चलो यार आयोडीन बनाओ, ठीक है, तो तुम कहोगे सर कैसे बनाऊं, कुछ बताइए, कोई फार्मूला बताइए, कुछ बताइए कितना परमाणु ले इसका कि बना ले इसको, कितनी मात्रा हो, कैसा प्रकार हो। तो मैं कहूँगा हाँ बात तो सही कर रहे हो, एक काम करो, इतना फिक्स परमाणु लो, ठीक है, एक संख्या बताऊंगा तो क्या बन जाएगा, ऐसे परमाणु इतने लो और इस तरह से इनको बैठाओ तो वो क्या बन जाएगा, आयोडीन। ठीक है, उसी संख्या क्या कहते हैं, जितना मैं बताऊंगा परमाणु संख्या, उसी क्या कहेंगे, सापेक्ष संख्या। प्रकार मतलब कैसे लेने, किस तरह के लेने। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, सभी दो परमाणुओं से निर्मित होते हैं, परमाणु विभाजित सूक्ष्मतम कण है, भिन्न भिन्न तत्वों परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। क्या, भिन्न भिन्न तत्वों के रासायनिक परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। ठीक है, एक चीज है, क्या परमाणु से भी छोटा कुछ होता है। अभी तक तो हम तो जान रहे थे कि तत्व है या कण है, उसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, 2500 साल से जान रहे थे। कब तक, यहाँ तक कि 1800 तक जान रहे थे कि यार इसको तोड़ते जाओ क्या मिल जाएगा, परमाणु मिल जाएगा। वो ऐसा कण है जिसको हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये भी टूटेगा, परमाणु भी टूटेगा। अब किस में टूटेगा, आपने इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है,
उनमें टूटेगा। प्रोटॉन का नाम सुना है, उसमें टूटेगा। और न्यूट्रॉन में। परमाणु भी टूट जाता है, 3 भाग होते हैं परमाणु के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न दे रहा है, एक अभिक्रिया में 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं, इसको लिख लो, पॉज करो, बढ़िया से लिखो, कुछ छोड़ना मत, सब काम का है, ठीक। सवाल क्या दे रहा है, देखो सवाल दे रहा है एक अभिक्रिया में 5.3 प्रश्न। पहला ही प्रश्न है इस रिलेशन का, क्या है, 5.3 ग्राम दिया है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। 6 ग्राम एसिटिक अम्ल, 6 ग्राम एसिटिक अम्ल, और क्या दे रहा है, 2.2 ग्राम कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। और 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट, ठीक है। और 0.9 ग्राम जल। एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिनमें इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया कराई जा रही है, इन दोनों की, और ये मिल रहा है, ठीक है। मतलब सोडियम ऐसे समझो, मैं ग्राम बना लिखता हूँ, 5.3 ग्राम मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस 6.0 ग्राम मतलब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जा रही है, तो क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम प्लस एसिटिक एसिड 8.2 ग्राम और जल 0.9 ग्राम। सवाल में पूछ रहा है कि यह परीक्षा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है, ठीक है। पूछ रहा है कि बताओ क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसमें सिद्ध हो रहा है कि नहीं, मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। चेक, कैसे चेक करेंगे, इधर का द्रव्यमान को जोड़ दो और इधर के द्रव्यमान को जोड़ दो, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है, इसलिए दोनों द्रव्यमान क्या होने चाहिए, बराबर। भले ही अलग अलग यौगिक मिले, अलग अलग मिश्रण मिले, लेकिन क्या है, उनका द्रव्यमान नहीं बदलना चाहिए, कुल द्रव्यमान क्या है, नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। जैसे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 5 11, ये कुल कितना हो जाएगा, इधर जोड़ो, ये 10.4 ग्राम और प्लस 0.9 ग्राम, इसको जोड़ देंगे तो 11.3 ग्राम, इधर भी 11 और इधर भी 11, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। ठीक, इसको मिटा दो। दूसरा सवाल दे रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात होते हैं, पढ़ के आए हैं। कर
अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। ठीक है, 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए? बड़ा आसान सा सवाल दे दिया यार। कह रहा है कि हाइड्रोजन कितने हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। ये कह रहा है कि ये 3 हो जाए, कितने हो जाए? 3 ग्राम क्या हो जाए? हाइड्रोजन। तो इधर अगर 3 है करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस साइड अगर 3 करना है मुझे तो इस साइड भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 8 गुणे 3 क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, ग्राम ऑक्सीजन। कितना हो जाएगा? 3 ग्राम हाइड्रोजन बराबर 24 ग्राम ऑक्सीजन। तो कितने ग्राम की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी हमें? प्रश्न 2, हमें 24 ग्राम ऑक्सीजन ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। क्या होगा? हमें 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी 3 ग्राम हाइड्रोजन से संपूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से जल बनाने के लिए। अगला सवाल है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान संरक्षण नियम का परिणाम है? पूछ रहा है कि जो 4-5 तुम लिखे हो, ठीक है, 4-5 डाल्टन का नियम लिखे हो, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बताता है। तो देखो इसमें से सापेक्ष किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। क्या कहा है? सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। भिन्न भिन्न तत्व। ट्रैक्टर जा रहा है, चला जाए। छठवां वाला लिखवाया हूँ ना, मतलब हम लोग 4 ही लिखे हैं क्योंकि 2 आपस में ही मिल रहे हैं, एक ही 2 को बता देने से हो जा रहे हैं। तो 4 भी लिखोगे तो पूरा आ जाएगा उन्हीं में। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार क्या होता है? निश्चित होता है। सापेक्ष संख्या क्या है? निश्चित रहती है, वो संख्या नहीं बदलती। वही परमाणु द्रव्यमान है, वो निश्चित ही रहेगा, वो बदलेगा ही नहीं, मतलब इधर जितना उधर जितना। ठीक है, तो वही 6वां वाला। डाल्टन परमाणु सिद्धांत कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? किसकी बात कर रहा है? निश्चित अनुपात का। 5वां, भिन्न भिन्न तत्वों का परस्पर परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक पूर्ण संख्या के अनुपात में। किस संख्या का अनुपात? पूर्ण संख्या का अनुपात होता है। तो ये 5वां वाला बता रहा है। अगली हेडिंग डालो, परमाणु क्या होता है? हम आज यहीं तक रहने देते हैं, कल से पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है। पर मैं कुछ बता देता हूँ थोड़ा सा परमाणु के बारे में। (10⁻⁻10 मीटर इतने छोटे होते हैं। तभी कैसे हम समझे सर कितने छोटे हैं? ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कितने छोटे हैं। 10⁻⁻10 कितना होता है? कैसे समझो कि एक चींटी है। क्या है? एक चींटी है, इसका द्रव्यमान होता है 10⁻³ मीटर। मतलब 1 मीटर को 1000 से भाग दे दो। कितने से? 1 मीटर का 1000वां भाग क्या होती है? चींटी की साइज होती है। ठीक है, 1 मीटर का 1000वां भाग क्या होता है? चींटी का आकार होता है। 1 मीटर का ये हाइड्रोजन के परमाणु, ठीक है, 1 मीटर का 1000वां भाग होती है क्या? चींटी
1 मीटर कितना बड़ा होता है? करीब करीब इतना बड़ा। अब इसको 1000 भाग कर दो तो छोटी छोटी चींटियां मिलेंगी जो छोटी छोटी होती हैं। इस चींटी की तुलना में, ठीक है, चींटी की तुलना में कितना छोटा हो जाएगा? 10 की पावर -10 नीचे रख दो, कितना मिलेगा? 1/, ये कट जाएगा, ठीक है, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो कट जाएगा। 10 की पावर कितना मिलेगा? -7, मतलब ये हो जाएगा 1/, इसको हटा दो, माइनस हटा दो, वो तो हमने काटने के लिए किया था। तो ये हो जाएगा 10, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो। मतलब चींटी को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। एक छोटी सी चींटी जितनी बड़ी है उसको 10 लाख बार काट दो। कितने बार? 10 लाख बार। तो जो मिलेगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन का परमाणु। एक चींटी को 10 लाख बार काटने पर जितना छोटा, एक टुकड़ा जितना छोटा होगा उसे हम क्या कहेंगे? वो एक हाइड्रोजन का परमाणु। तो इसकी तुलना में कितना छोटा होगा? इसकी तुलना में देखो कुछ ऐसा होगा, ऐसा खाली जगह है, ठीक है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यही परमाणु है इस खाली जगह में। क्यों? क्योंकि हम उसे आँख से नहीं देख सकते, इतना छोटा है कि हम उसे देख ही नहीं सकते आँख से, इसलिए हम कहते हैं कि, समझे? ठीक है, आज यही रहने देते हैं। कल से बढ़िया से पढ़ेंगे परमाणु के बारे में।